वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे BSPHCL का टेक्नीशियन पेपर का मॉक टेस्ट 9। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा 8 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और वो वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक वीडियो से आपको 6 या 7 मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं और टोटल आपको इन सेटों से 35 प्लस मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करें और उन सारे वीडियो को आप एक बार एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि उनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर लें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डीसी मशीन में फ्लक्स का वितरण एक समान बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है पोल शूज का। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हमारे द्वारा इन सभी सेट में आप लोगों को केवल क्वेश्चन पढ़ के सुनाया जाता है और आंसर बताया जाता है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और साथ ही साथ अब हम आपके लिए एक्सप्लानेशन भी इन सभी वीडियो में लेके आ रहे हैं, ताकि आपको इन एक्सप्लानेशन से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको देखने को मिले, क्योंकि इन एक्सप्लेनेशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि ये उतना टाइम नहीं है हमारे पास कि आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न दिखाना है। इसलिए एक्सप्लेनेशन आप खुद से वीडियो पॉज करके पढ़ते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर कंडक्टर क्या होता है? तो रोटर कंडक्टर होता है सिरों पर एंड रिंग्स द्वारा अस्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक इन्वर्टर क्या होता है? तो एक इन्वर्टर जो होता है वह होता है एक्टिव इनपुट लाइंस के संगत एक बाइनरी कोड उत्पन्न करता है। और एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए एक्सप्लेनेशन हो सके तो आराम से पढ़ते चलेंगे, और अगर वीडियो धीमा लगे तो आप वीडियो फास्ट करके भी देख लेंगे और एग्ज़ाम ज़रूर देख के ही जाएँ, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में यदि सेकेंडरी सर्किट को खुला छोड़ दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर द्वारा खींचा गया करंट क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एक्साइटिंग करंट या नो लोड करंट। हमारा अगला प्रश्न है, एक पुश पुल एम्पलीफायर आमतौर पर डैश कॉन्फ़िगरेशन का होता है? तो यह होता है क्लास बी का। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का मान डैश होता है? तो यह होता है जितना संभव हो उतना कम। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर की गति डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह होता है फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की रोटेटिंग पार्ट को डैश कहा जाता है? तो यह कहा जाता है रोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिलिकॉन कंडक्टर रेक्टिफायर एक डैश डिवाइस है? तो यह है 4 परत 3 टर्मिनल वाला डिवाइस। हमारा अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटर स्टार्टर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर डैश के साथ सीरीज में जुड़ा होता है? तो यह स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। दोस्तों, इन सभी सेटों से आपके एग्जाम में लगभग 6 से 7 मार्क्स पूछे जा रहे हैं। इसलिए हो सके तो इन सेटों को आप एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख के जाएँ। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसमिशन लाइनों में कोरोना प्रभाव को डैश द्वारा कम किया जा सकता है? तो यह कंडक्टर का व्यास बढ़ाकर कम किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट में यदि वोल्टेज 20 वोल्ट है और प्रतिरोध 4 ओम है तो पावर की खपत क्या होगी? तो यह होगी 100 वाट के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी कंपाउंड मोटर में यदि सीरीज फील्ड फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स की सहायता करता है तो उसे डैश कहते हैं? तो उसे कहा जाता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान डैश को स्थिर माना जाता है? तो यह माना जाता है आयरन लॉस को स्थिर। हमारा अगला प्रश्न है, एक पैरेलल RLC सर्किट में रेजोनेंस पर करंट होता है? तो यह होता है न्यूनतम। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेपर मोटर का उपयोग डैश में किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रिंटर और CNG मशीनें में। दोस्तों, इन सारे सेट से आपको लगभग 35 प्लस मार्क्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए हो सके तो सारे सेट को एग्जाम से पहले आप जरूर देख कर जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, और एक्सप्लेनेशन आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट पिचिंग का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता
जाता है हार्मोनिक्स और कॉपर की मात्रा को कम करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल डैश वाइंडिंग होती है, तो यह होती है 1 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन डैश होता है, तो यह होता है लगभग 1 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डैश में मापी जाती है, तो यह मापी जाती है केबी बटा में mm के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर टॉर्क डैश की दिशा में होता है, तो यह होता है घूर्णन की विपरीत दिशा में। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर आमतौर पर डैश होता है, तो यह होता है लैगिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एक साइन वेव का पिक फैक्टर कितना होता है, तो यह होता है 1.414। हमारा अगला प्रश्न है, एक रिले का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है एक फॉल्ट का पता लगाना और सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग सिग्नल भेजना। और एक्सप्लानेशन आप खुद से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि एक्सप्लानेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं और एक्सप्लानेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, एक CMOS लॉजिक गेट डैश का उपयोग करके बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है N चैनल और P चैनल MOSFET दोनों का एक पूरक जोड़ी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह होता है सामग्री के प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक डैश होता है, तो यह होता है एक आयताकार अति परवलय। हमारा अगला प्रश्न है, एक जेनर डायोड में रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज डैश के साथ लगभग स्थिर होता है, तो यह स्थिर होता है रिवर्स करंट में परिवर्तन के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज स्टार कनेक्टर सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच का क्या संबंध है, तो यह संबंध है लाइन करंट बराबर लाइन फेज के बराबर होता है। दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आप देख के ही जाएंगे एग्जाम में। हमारा अगला प्रश्न है, एक पावर सिस्टम में डाइवर्सिटी फैक्टर डैश होता है, तो यह होता है हमेशा 1 से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की शून्य पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक डैश के बीच एक ग्राफ है, तो यह है फील्ड एंड करंट टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्टर में संग्रहित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो यह होता है हाफ लाइन I²। हमारा अगला प्रश्न है, एक चॉपर को डैश भी कहा जाता है, तो यह कहा जाता है एक डीसी ट्रांसफार्मर। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है, तो यह है टॉर्क को एक दिशीय बनाना और आउटपुट को एक दिशीय बनाना, यानी कि ऑप्शन सी नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक इंडक्शन मोटर में स्प्रिंग रिंग मोटर को स्क्वायरल केज मोटर की तुलना में डैश के लिए प्राथमिकता दी जाती है, तो यह दिया जाता है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क और गति नियंत्रण के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कौन सा टेस्ट ट्रांसफार्मर को बिना लोड किए फुल लोड कॉपर लॉस को मापता है, तो यह मापता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर को अंडर एक्साइटेड है डैश पावर फैक्टर पर काम करती है, तो यह काम करती है लैगिंग पर। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मिस्टर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, तो यह मापता है तापमान को। हमारा अगला प्रश्न है, एक ओप एम्प में स्लीव रेट की इकाई क्या होती है, तो यह होती है वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, एक RL सर्किट का इम्पीडेंस एंगल डैश होता है, तो यह होता है 0 से 90 डिग्री तक। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में आर्मेचर द्वारा विकसित मैकेनिकल पावर डैश के बराबर होता है, तो यह होता है EB गुना LA के बराबर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कोर सामग्री की पारगम्यता डैश होती है, तो यह उच्च होती है। दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों को बनाने में काफ़ी समय लगा है और मैं चाहता हूं कि आप इन सारे प्रश्नों को देख कर जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में 35+ मार्क्स इन्हीं प्रश्नों से मिलेंगे। मैं टोटल अब तक 9 सेट करवा चुका हूं, अब जल्द से जल्द आपको 10वां सेट भी दे दूंगा। उसके बाद आप लोगों के लिए 200 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक ही वीडियो में लगभग आपको 15 से 20 मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए उन सेट को भी आपको देखना है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी स्टील पर डैश होती है, तो यह होती है सफाई फ्रीक्वेंसी के बराबर। दोस्तों हम स्पीड में पढ़ रहे हैं, इसके कारण ही आप लोगों को थोड़ा उच्चारण में गलती भी मिलेगा, इसलिए उसे आप नेगलेक्ट करेंगे, केवल आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर जो मैं बता रहा हूं उसे याद कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं आंसर और क्वेश्चन से आपको एग्जाम में हूबहू मिल रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पी चैनल JFET में ड्रेन करंट को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो यह किया जाता है गेट सोर्स के बीच पॉजिटिव वोल्टेज के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार का वोल्ट मीटर केवल AC पावर माप सकता है, तो यह मापता है इंडक्शन टाइप का मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस को कम करने के लिए डैश मिलाया जाता है, तो इसमें कोर स्टील में सिलिकॉन मिलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में यदि पोल्स की संख्या और गति दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो प्रेरित EMF की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो यह होगी 4 गुनी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक डायोड का उपयोग डैश के रूप में किया जा सकता है, तो इसमें रेक्टिफायर, स्विच और वोल्टेज क्लेपर इन सभी के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC शंट मोटर की गति को डैश से ऊपर नियंत्रित किया जा सकता है, तो फील्ड नियंत्रण विधि के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में रोटर टॉर्क डैश पर शून्य होता है, तो यह होता है सिंक्रोनस गति पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर में और के बाद रिकवरी वोल्टेज का रेट ऑफ साइज डैश पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है सर्किट के इंडेक्स और कैपेसिटेंस पे। हमारा अगला प्रश्न है, एक BJT के 3 ऑपरेटिंग क्षेत्र कौन से हैं, तो यह है कट ऑफ, एक्टिव और सेचुरेशन। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में यदि K बराबर N2 बटा में N1 है, तो यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा यदि के बड़ा होगा 1 से। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में हटिंग को डैश द्वारा दबाया जाता है, तो डैम्पर वाइंडिंग द्वारा दबाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC मोटर में अधिकतम मैकेनिकल पावर विकसित होती है, तो यह होती है बैक EMF बराबर सप्लाई वोल्टेज बटा में 2 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक CRO में लीसेजूस पैटर्न का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, तो यह मापा जाता है फ्रीक्वेंसी और फेज का अंतर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर जो ओवर एक्साइटेड है क्या होगा, तो लीडिंग VARS लेती है या लैगिंग VARS प्रदान करती है, ये होगा सही उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है, एक घर की वायरिंग में अर्थ वायर का रंग क्या होता है, तो यह हरा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का परिणाम फुल लोड करंट का लगभग कितना होता है, तो ये 2 से 5% होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग में प्रेरित EMF की आवृत्ति डैश पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है रोटर की गति और स्लिप दोनों पर। हमारा अगला प्रश्न है, इसका फार्मूला याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है FR बराबर SF, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है और इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC मोटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या होता है, तो यह होता है एक फ्लक्स को विकृति करता है, मुख्य फ्लक्स को कमजोर करता है, स्पार्किंग का कारण बन सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी आधी कर दी जाए और वोल्टेज स्थिर रखा जाए तो रोटर रिएक्टेंस स्टील पर होगा, आधा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग आमतौर पर डैश में जुड़ी होती है, तो यह जुड़ी होती है स्टार में। दोस्तों जो एक्सप्लेनेशन है और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और पिछले सारे 8 वीडियो जो हैं वो भी आप देख लें, क्योंकि उनसे जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं आपको पता चल जाएगा। क्योंकि वो सारे वीडियो और ये जो मैं नवा वीडियो लेके आया हूँ, ये सारे वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स इससे आ रहे हैं। लगभग 35 प्लस प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को देखकर ही एग्जाम में देने जाएं। हमारा अगला प्रश्न, एक PNP ट्रांजिस्टर में बेस डैश होता है, तो यह होता है N टाइप का। हमारा अगला प्रश्न, एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है वोल्टेज में छोटे बदलाव के लिए। हमारा अगला प्रश्न, एक AC सर्किट में इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बीच संबंध डैश द्वारा दिया जाता है, तो यह दिया जाता है Z बराबर √R² + X² के द्वारा दिया जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा डैश द्वारा पाई जाती है, तो यह पाई जाती है फ्लेमिंग के का दाहिना हाथ नियम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक आरएलसी सीरीज सर्किट में यदि आर बढ़ता है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, तो क्वालिटी फैक्टर घटेगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि सबसे अधिक दक्षता प्रदान करती है, तो वह है वार्ड लियोनार्ड प्रणाली। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन की गणना के लिए सबसे आशावादी विधि कौन सी है, तो यह है एमएमएफ विधि होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में यदि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो आयरन लॉस क्या होगा, तो यह घटेगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में कॉगिंग को डैश द्वारा कम किया जा सकता है, तो इसे कम किया जा सकता है रोटर स्लॉट को तिरछा करके और स्टेटर रोटर स्लॉटों की संख्या को अलग अलग रखकर। दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन आप याद रखेंगे। रोटर स्लॉट को तिरछा करके और स्टेटर रोटर को स्लॉटों की संख्या को अलग करके कॉगिंग को कम किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेटेबल मल्टी वाइब्रेटर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है, तो यह किया जाता है स्क्वायर वेव जनरेटर के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, एक पावर प्लांट का यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, तो यह होता है अधिक मांग बटा में प्लांट क्षमता। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में यदि लोड को हटा दिया जाए तो कौन सी मोटर सबसे तेज चलेगी, तो यह चलेगी सीरीज मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी में 100 टर्न और 2 एम्पियर करंट और सेकेंडरी में 200 टर्न है तो सेकेंडरी करंट क्या होगा, तो यह होगा 1 एम्पियर के बराबर में। यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने की शर्त क्या है, तो यह है समान वोल्टेज, समान फ्रीक्वेंसी, समान फेज सीक्वेंस, ये सभी होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में अशुद्धि परमाणु को डैश कहा जाता है, तो यह कहा जाता है एक्सेप्टर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है, तो यह है वैक्यूम निर्वात। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक डैश होता है, तो यह होता है हाइपरबोलिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है फेज स्प्लिट करने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क में सुधार करने के लिए, पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में ब्रश का दबाव डैश होना चाहिए, तो यह होता है सही और स्पष्टतम। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर आमतौर पर डैश पर प्रदान किया जाता है, तो यह प्रदान किया जाता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एक पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर में कोई डैश नहीं होता तो फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर की ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक डैश के बीच का ग्राफ है, तो यह फील्ड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के ग्राफ के बराबर होता है नो लोड पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का पावर फैक्टर क्या होता है, तो यह होता है बहुत कम और लैगिंग। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको हर सेट में मिल रहे होंगे, वे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उसे बार बार लेके आता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको वही सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रत्येक सेट से लगभग 6 से 7 मार्क्स पूछे जा रहे हैं और टोटल सारे सेट मिला दिया जाए तो 35 प्लस मार्क्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके इन वीडियो को एग्जाम देने से पहले देख लें और याद कर लें सारे प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि रेटेड गति से ऊपर की गति प्रदान करती है, तो फील्ड नियंत्रण विधि। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में स्टेन स्टील पर स्लिप डैश होती है, तो यह 1 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस कितना होता है, तो यह मध्यम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक वाट मीटर में करंट कॉइल्स डैश से जुड़ी होती है, तो यह जुड़ी होती है लोड के साथ सीरीज में। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस मोटर में यदि लोड बढ़ता है तो डैश होता है, तो इसमें टॉर्क एंगल बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट डैश लॉस को मापता है, तो यह आयरन लॉस को मापता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ डैश पर निर्भर करता है, तो यह फ्लक्स, गति और पोल्स की संख्या पर निर्भर करता है।
हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग्स का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है रोटर सर्किट में प्रतिरोध जोड़ने के लिए, गति को नियंत्रित करने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क में सुधार करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक जेनर डायोड का प्रतीक एक सामान्य डायोड से कैसे भिन्न है। तो यह भिन्न है, कैथोड पर जेड आकार की रेखा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक एससीआर को बंद करने के लिए क्या करते हैं। तो एनोड करंट को होल्डिंग करंट से नीचे लगाएं, तब इसे अलग किया जाता है। एक मूविंग आयरन उपकरण में डैम्पिंग डैश द्वारा प्रदान की जाती है। तो यह प्रदान किया जाता है एयर फ्रिक्शन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का पावर फैक्टर मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करता है। तो यह लोड पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में यदि आर्मेचर करंट दोगुना हो जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तो टॉर्क क्या होगा। तो दोगुना हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट डैश लॉस को मापता है। तो यह मापता है कॉपर लॉस को। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे दोस्तों। तो यहीं पे हमारा इस सेट का टोटल 100 क्वेश्चन समाप्त होता है और उम्मीद है कि इस सेट से लगभग आपको 10 से 12 मार्क्स पूछे जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस सेट को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और साथ ही साथ अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और वे सारे वीडियो जो भी हैं वे सारे वीडियो से आपको लगभग एक ही वीडियो में आपको लगभग 20 से 25 मार्क्स पूछे जाएंगे। इसलिए हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को लिंक शेयर कर दें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।